प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक हजारों छात्रों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया। कहा, केंद्र सरकार को देश के युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झज्जर गुरुकुल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, आधुनिक शिक्षा के साथ गुरुकुल शिक्षा पद्धति का संबंध बेहद जरूरी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, जल्द ही यूक्रेन में फंसे शेष भारतीय नागरिकों को भी लाया जाएगा स्वदेश। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 15 व 16 मार्च को खरीफ फसलों का राष्ट्रीय कृषि मेला किया जाएगा आयोजित। प्राकृतिक खेती रहेगी मेले की थीम। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुणे में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन संकट के समय ऑपरेशन गंगा चलाकर भारत अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक हजारों छात्रों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। यूक्रेन संकट के समय भी देख रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन गंगा चलाकर भारत अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों को ऐसा करने में कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि हम हजारों छात्रों को वहां से अपने वतन वापस ला चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। 7 साल पहले भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी और आज 200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस काम में जुटी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा करती है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर के उभरा है। सात साल पहले भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी। आज 200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस काम में जुटी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज झज्जर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने झज्जर जिले के विकास कार्यों के लिए विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने झज्जर गुरुकुल के समीप बनने वाले पुरातत्व संग्रहालय का भूमि पूजन किया और गुरुकुल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतवर्ष में शुरू से ही गुरुकुल शिक्षा पद्धति रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा के साथ गुरुकुल शिक्षा पद्धति का संबंध बेहद जरूरी है। पद्धति और जो हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति है, इसमें समन्वय करने की आवश्यकता है। ये सब लोगों ने इसका समर्थन किया है। इसी प्रकार से हमारे पुरातत्व के जो संग्रहालय के नाते से जो एक संपदा जिसको संग्रहीय रूप में यहाँ रखा जाएगा, उसके भी भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। लगभग 50-60 करोड़ रुपए लगा करके उस पर एक भव्य संग्रहालय बनाया जाएगा, ताकि ये क्षेत्र ऐसे लोगों को जिनकी रुचि है उनके लिए एक पर्यटन का ये केंद्र भी बन सके, उसके इस इलाके को बहुत लाभ होगा। उन्होंने जबरन धर्मांतरण के लिए लाए गए विधेयक का समर्थन किया और कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से ऐसे मामले सामने आने के कारण ही ये कानून जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म परिवर्तन करना प्रत्येक व्यक्ति का निजी विचार है और संविधान भी लोगों को इस संबंध में स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन किसी भी प्रकार के लोभ, लालच, डर और दबाव के कारण धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमें कोई इसमें वर्जित नहीं है, यानी संवैधानिक एक अधिकार भी है धर्मांतरण, लेकिन धर्मांतरण लोभ से, लालच से, धोखे से, शादी के लालच से, विदेश भेजने के लालच से, नौकरी दिलाने के लालच से ये जो किया जाएगा तो ये समाज के लिए घातक है। इसलिए हमने इसको रोकने के लिए धर्मांतरण स्वातंत्र बिल हम ही नहीं लाए, 8 स्टेट्स और ला चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डोमिसाइल बनवाने की समय सीमा को 5 साल किया गया है ताकि पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से हरियाणा में रह रहे युवा भी नौकरियों का लाभ उठा सकें। लगे हुए हैं और कई साल से लगे हुए हैं, उनके बच्चे हमारे यहाँ आएंगे, तब उसमें से विषय है कि ठीक है, जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, 5 साल कोई कम समय नहीं होता। और केवल डोमिसाइल लेने के लिए, प्राइवेट नौकरी लेने के लिए 5 साल पहले कोई आके रहेगा और 5 साल के बाद उसको लाभ मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। जो पहले से लोग लगे हुए हैं, जिनके इंडस्ट्री में परिवार किसी प्रदेश का है, उनके परिवारों को जब 5 साल हो गया तो उनको भी भागीदारी बनाना किसी में, वो हमारे हित में। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज सिरसा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री ने आम जन की समस्याएं भी सुनी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आगामी प्रदेश बजट आम जन के लिए हितकारी होगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि यूक्रेन में लगभग 18 से 19 हजार भारतीय नागरिकों में से प्रदेश के लगभग 1800 लोग हैं और जिनमें अधिकतर छात्र हैं। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 13,000 लोगों को वापस लाया गया है और जल्द ही बाकी भारतीय नागरिकों को भी वापस लाया जाएगा। ट्रेन में हमारे प्रदेश से जो हमारे पास रजिस्टर्ड थे गए हुए हैं, लगभग केंद्र का जो डाटा है 18 से 19 हजार के बीच में भारतीय नागरिक वहाँ पर हैं, जिसमें अधिकतम स्टूडेंट्स हैं। 13,000 कल रात तक वापस आ चुके हैं। 14 फ्लाइट्स आज आ रही है और मुझे लगता है आज और कल के अंदर तमाम लोग जो हमारे एम्बेसीज के टच में 5 देशों के बॉर्डर्स पे थे, उनको सुरक्षित हम ला पाए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 15 से 16 मार्च को खरीफ फसलों का राष्ट्रीय कृषि मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि उपकरण निर्माता कंपनियां भी भाग लेंगी और किसानों को कृषि उपकरणों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी जाएगी। मेले में किसानों को विश्वविद्यालय की ओर से खरीफ फसलों के उन्नत बीज, खाद और कृषि साहित्य उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसानों की कृषि, पशुपालन और गृह विज्ञान संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए मेले के दौरान प्रश्नोत्तरी सभाएं आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि इस वर्ष मेले का विषय प्राकृतिक खेती होगा और किसानों को विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी। मुख्य थीम प्राकृतिक खेती रहेगा। किसानों को प्राकृतिक खेती की पूर्ण जानकारी दी जाएगी तथा इस अवसर पर 250 से अधिक कृषि एवं प्रौद्योगिकी स्टॉलें भी लगाई जाएंगी, जिसमें कृषि, पशुपालन, बीज बिक्री, कृषि उद्यमों के द्वारा व कृषि औजारों से संबंधित जानकारी व प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस अवसर पर किसानों को रबी की फसलों पर जो प्रदर्शन प्लाट अनुसंधान फार्म पर लगाए गए हैं, उनका भ्रमण भी कराया जाएगा। किसानों ने कहा कि इस मेले के माध्यम से उन्हें कृषि की आधुनिक तकनीकों और खाद बीज संबंधी जानकारी मिलती है। खेती के बारे में अच्छी तकनीकें बताई जा रही हैं। अच्छे वहाँ पर खेती के लिए नए कृषि यंत्र आते हैं, नई फसल बीज का आते हैं। जो भी भाई आते हैं अपने आओ देख के जाओ, बहुत अच्छा है। बढ़िया किस्म के बीज आते हैं, नई तकनीकी आती, खेती के बारे में अच्छा बताया जाता है। बीज, खाद सब स्प्रे के बारे में बताया जाता है। वहाँ पे हर साल मेला लगता है, हर साल जाते हैं उसके अंदर देखने। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और YouTube के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में यूक्रेन से सकुशल लौटे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को निकाला जाएगा और विद्यार्थियों की पढ़ाई खराब ना हो, इस विषय पर सरकार उनकी हर संभव सहायता करेगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक यूक्रेन से कई हजार नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। यूक्रेन का और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, उसमें हमारे यहाँ के पूरे देश भर के लगभग 18,000-19,000 छात्र थे। हरियाणा के भी उसमें 1800 छात्र हैं। पहला काम तो यह है कि वो सकुशल वहाँ से वापस लौट आए, उसकी व्यवस्था है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने की, हमारे कई मंत्री वहाँ गए हैं, स्पेशल फ्लाइट्स वहाँ से चलाई गई और उसमें अधिकांश लोग वापस लौट आए हैं। फिर भी कुछ अभी शहरों में फंसे हुए हैं और बॉर्डर्स के ऊपर जो लोग हैं उनको फ्लाइट्स लेकर के जा रही हैं
मैं समझता हूं कि जो लोग अंदर रह गए हैं वो सुरक्षित कैसे निकले, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और हम लोग भी लगातार अपने जो हरियाणा के लोग हैं उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि कक्षा 9वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेंगी और कक्षा 11वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से 13 अप्रैल तक चलेंगी। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं की डेटशीट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी मुख्याध्यापकों को ये परीक्षाएं नकल रहित संचालित किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी स्कूल के अध्यापक ने बताया कि इस बार परीक्षाएं कोविड काल से पहले की भांति सामान्य रूप से होंगी और वे नकल रहित परीक्षाओं का संचालन करेंगे। 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेंगी और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 मार्च से आरंभ होकर 13 अप्रैल तक चलेंगी। ये परीक्षाएं एक ही सत्र में होंगी, सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक। और मैं सभी विद्यालयों के मुख्याध्यापक और प्रिंसिपल को निर्देश देना चाहूँगा कि सभी परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित की जाए और परीक्षाओं का आयोजन नकल रहित किया जाए। परीक्षाओं से संबंधित जो डेटशीट अभी बोर्ड ने जारी की है, परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू की गई हैं, तो ये बोर्ड का एक सराहनीय कदम है, क्योंकि टीचर्स और बच्चों के सभी के दिमाग में एक परसेप्शन होता है इस समय पर कि परीक्षाएं मार्च में की जाएं। वो मेंटली इसके लिए प्रिपेयर होते हैं। तो बोर्ड ने अभी मार्च में परीक्षाएं कराकर बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य किया है। विद्यार्थियों ने कहा कि उन्होंने ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से पढ़ाई की है और उन्हें उम्मीद है कि वे अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होंगे। अभिभावकों ने भी लगभग 2 वर्षों के बाद इस बार ऑफलाइन माध्यम से ये परीक्षाएं आयोजित होने पर खुशी जताई। जारी कर दी है। अब की बार हमें ऑफलाइन व ऑनलाइन मोड दोनों से अच्छे से पढ़ाया गया है और मैं खुश हूँ कि अब की बार हमें ऑफलाइन परीक्षाएं देने का मौका मिलेगा। मेरा बेटा 9वीं में पढ़ता है और अब की बार खुश है कि ऑफलाइन परीक्षाएं हो रही हैं और एक शेड्यूल के तहत हो रही हैं। कोरोना के कारण 2 साल बच्चों की बर्बाद हो चुकी हैं। अब की बार बच्चों ने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से अच्छी तरह से पढ़ाई कर रखी है। हमें खुशी है। कुरुक्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी या श्रमिक हरियाणा में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं, उनके लिए मतदान वाले दिन को पेड हॉलिडे माना जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को मतदान होगा, इसीलिए सभी दुकानदार और व्यावसायिक संस्थान इस दिन को अपने अधीन कार्य करने वाले संबंधित राज्य के लोगों को मतदान के लिए पेड हॉलिडे देना सुनिश्चित करें। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 178 करोड़ 83 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के लगभग 5000 नए मामले सामने आए हैं और 9000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.66% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 12 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,71,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए आरंभ की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना किसानों को धान की बजाय कम पानी की लागत वाली फसलों की बुआई के लिए प्रेरित कर रही है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सिरसा के उप कृषि निदेशक ने बताया कि जिले में लगभग 3000 किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। उप कृषि निदेशक ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि धान जैसी ज्यादा पानी इस्तेमाल होने वाली फसलों को छोड़कर कम पानी वाली फसलों की खेती करें। रानिया और खासकर जो इलाहाबाद वो तो डार्क जोन है और सिरसा ब्लॉक का भी काफ़ी नीचे डाउन में पानी। इसके तहत सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई गई कि जो धान का एरिया है वो कम किया जा सके। उसके तहत मेरा पानी मेरे विरासत स्कीम के तहत 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। धान की जगह दूसरी क्रॉप लगाएं उसके बाद। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस किसानों द्वारा दिया गया और करीब अब की बार की बात करें तो 3,000 फार्मर्स
ने इस स्कीम का बेनिफिट उठाया है और हमने उनके खातों में पैसे डाल दिए। वहीं किसानों ने कहा कि जिले में भूमिगत जलस्तर कम होने से सिंचाई के लिए पानी कम है। ऐसे में उन्होंने सरकार की योजना से प्रोत्साहित होकर तिलहन और दलहन फसलों की बिजाई की है। उन्हें इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि भी मिली है। तोड़कर हम मक्का लगाते हैं जी, और कॉटन जिसको नरमा बोलते हैं वो लगाते हैं, और सब्जियां करते हैं। सही हैं और अच्छी स्कीम है ये। अगर आगे धीरे धीरे जाए, जैसे सरकार ने कॉटन पे 7,000 एकड़ का दे रही है, वो भी है, उससे किसान प्रोत्साहित हो रहा है। तो धीरे धीरे कम करके इसको दान को कम करके दूसरी फसलों में किसान जा रहा है। सिरसा जिला की बात करें तो यहाँ मक्का की फसल को इनकरेज किया जा रहा है, और सरकार जिस फार्मर ने इस पोर्टल पे रजिस्टर कराया है और वाकई में ये फसल लगाई है, उसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र भी दे रही है प्रोत्साहन के लिए, ताकि फार्मर का कॉन्फिडेंस बढ़े। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।